हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो आज आपका क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे होंगे तो क्लास का एंड होते टाइम भी 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। तो आज थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एंड भी करने वाले हैं, है ना। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल्स हुए थे उनसे लेके हम लोग आज़ादी या फ्रीडम के साइड में चल रहे हैं, क्योंकि 1910 तक अप्रोक्स हम लोग कर चुके थे। उसके आगे के जो भी वायसरायस थे वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, किसको करना था? जॉर्ज मिंटो। हाँ, वही आ रहे। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई थी। लॉर्ड कर्जन तक हम लोग ने ये सब चीजें देख ली थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हाँ, यस। वॉरेन हेस्टिंग बेटा, वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे जिनको बंगाल पहले वॉइस राय 1858 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ठीक है, पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे। ओके, चलिए, और कोई डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे लॉर्ड कर्जन का। हम लोग ने देख लिया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टाइम पे हो गया था, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में क्या हुआ था, एक स्वदेशी मूवमेंट इस समय में स्टार्ट हो गया था हमारा, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट हम लोग ने यहाँ पे देख लिया था। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग लॉर्ड मिंटो के साइड, ठीक है। लॉर्ड मिंटो के समय में क्या हुआ, ये 1906 का जो टाइम है, इस टाइम पे मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस के अगेंस्ट पार्टी को बनाया गया। उस समय में रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने इस पार्टी को स्टार्ट किया था कि इन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो हम वो रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन को गेन करने के लिए इन्होंने क्या करा था, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के रिलेटेड आपसे ये पूछ लेता कि कौन सी जगह पे हुई थी, तो इसको ढाका, ढाका बांग्लादेश का, जो आज के टाइम में आप पढ़ते हो बांग्लादेश के अंदर ढाका पड़ता है, तो वो बंगाल था पूरा का पूरा उस समय। तो ढाका, यहाँ इन्होंने क्या करा, ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करी। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करने वाले मेंबर्स का नाम कभी कभी आपसे पूछता है, तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करने वाले नाम कुछ ये हैं। एक है नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह खान, ये नाम आपको याद रखना क्योंकि ये फॉर्मिंग प्रेसिडेंट थे। जब ढाका के अंदर 1906 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है तो प्रेसिडेंट नवाब सलीमुल्लाह खान थे। लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इसका बना था पार्टी के फॉर्मेशन के बाद में, वो नाम आपसे पूछ लेता है, तो उसके अंदर आपको लगाना है आगा खान। क्या नाम लगाना है? आगा खान। दो और मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, वो दो मेंबर्स के नाम हम लोग को और याद रखने हैं। एक आपके हैं वकारुल मुल्क, और एक है आपके मोहसिनुल मुल्क, ठीक है। वकारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क, ठीक है। जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन है उसने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर क्या करा था कि पॉलिटिक्स के पूरे पूरे एंगल को चेंज कर दिया था, है ना। जितना भी एक सेक्टर या एक समुदाय था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ टिल्ट होना शुरू हो गया था। इसने पूरी तरीके से क्या करा था, पूरे जो पॉलिटिकल इंडिया कहीं ना कहीं एक फ्रीडम की तरफ मूव कर रहा था, उस पॉलिटिकल इंडिया को एक नई डायरेक्शन और नया एंगल देने की कोशिश करी इन्होंने। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब मुस्लिम लीग का जब फॉर्मेशन, यस 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 यस, ये नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में ढाका प्रोविंस जो था, उस ढाका प्रोविंस के नवाब थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या था, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उस टाइम पे, छोटे छोटे। तो उन प्रिंसली स्टेट में से एक स्टेट के ये नवाब थे वहाँ के, इसलिए ये इन्होंने क्या करा था कि बंगाल के अंदर रहते हुए उसको एक मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, कोई बड़ा लीडर ही करेगा ऐसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये वहाँ के नवाब थे, जैसे और नवाब थे हैदराबाद के निज़ाम थे, जैसे अवध के नवाब थे, उसी तरीके से ये ढाका के नवाब थे, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ 1906 में मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट के बाद 1907 हम लोग जब देखते हैं तो ये सूरत स्प्लिट जो आपको दिख रहा है, ये स्प्लिट इन कांग्रेस, ठीक है। ये कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट हुआ था उस स्प्लिट की बात कर रहे हैं हम लोग 1907 के अंदर। कांग्रेस के अंदर स्प्लिट का मतलब, जो कांग्रेस, जो यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस 1885 के अंदर एक कांग्रेस बनी थी, वो कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो गई, एक कांग्रेस में मॉडरेट्स लोग रह गए, ठीक है, और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट लोग हो गए। मॉडरेट्स लोग थे ये थोड़ा पीसफुल,
ठीक है, पीसफुल का मतलब ये लोग बिलीव करते थे कि हम पेटिशंस, प्रेयर्स और एप्लीकेशंस पे बिलीव करते हैं, किसी तरीके का कोई वायोलेंस या रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए हमको। तो ये जो थे बहुत पीसफुल नेचर से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के सामने पेटिशंस, प्रेयर और एप्लीकेशन जैसी चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे। हम लोग ऐसे करके ब्रिटिशर्स से अपने राइट ले सकते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। ठीक है, वो क्या बोलते थे कि रिवॉल्यूशन के बिना रिवॉल्यूशन के क्या किया जा सकता है, इन लोग के सामने पिटीशन, प्रेयर से एप्लीकेशन डाल के हम लोग अपने राइट्स को नहीं ले सकते, हमको इन लोग के सामने टाइम टू टाइम रिवॉर्ड या रिवॉल्यूशंस करते रहने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये लोग ये करेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग। ये आइडियोलॉजी क्रिएट कैसे हुई, 1905 का जो मैंने आपको बताया कि बंगाल का डिवीजन हो गया था, उस बंगाल के डिवीजन को लेकर सारा पूरा भारत कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में लगा हुआ था। तो जो ये ग्रुप था मॉडरेट ग्रुप, ये इसको पैन इंडिया मूवमेंट नहीं बनाना चाहता था, ऑल इंडिया मूवमेंट ये नहीं चाहते थे कि ये मूवमेंट ऑल इंडिया मूवमेंट बने। ये मूवमेंट बंगाल में है तो बंगाल में ही कहीं ना कहीं रह जाए और बंगाल के बाहर ना जाए, जिससे वायलेंस बंगाल के बाहर ना फैले। तो ये लोग ये चाहते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इसको चाहता था कि ये पैन इंडिया मूवमेंट बने, ऑल इंडिया मूवमेंट जब तक ये नहीं बनेगा तब तक बंगाल का जो डिवीजन हुआ है वो किसी भी हाल में ये लोग वापस नहीं लेने वाले। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी के बेसिस पे क्या हुआ, ये डिवीजन क्रिएट हो गया। दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया, मॉडरेट्स लीडर अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट लीडर अलग हो गए। ठीक है, इसी को हम लोग सूरत स्प्लिट कहते हैं। यस स्ट्रॉन्ग थे। देखो ब्रिटिश सपोर्ट पूरा का पूरा अगर हम देखें तो मॉडरेट्स की तरफ था। ब्रिटिश जो सपोर्ट किया करते थे, अगर उस टाइम का पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग बोलोगे तो वो मॉडरेट्स लोग थे उस समय में। लेकिन पॉलिटिकल वीक ये एक्सट्रीमिस्ट इसलिए हो गए क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी टाइप के थे, ये लोग वायलेंस का भी सहारा लिया करते थे। अब जब वायलेंस किसी तरीके का करेंगे तो ब्रिटिशर्स इनको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, जेल में भी डाल देते थे। बहुत सारे, यहाँ से बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया था और 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, है ना। तो ये सब चीजें जो थी पॉलिटिकली ये स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अगर इंडियन पीपल के अंदर देखो, भारतीय जनता के बीच में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये लोग एक्सट्रीमिस्ट वाले स्ट्रॉन्ग थे। इंडियन पीपल इनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये रिवॉल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये दोनों एंगल से अगर आप देखो तो इस तरीके से एक तरफ मॉडरेट्स भी स्ट्रॉन्ग है और एक्सट्रीमिस्ट भी स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो जब सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर की कमान किसने संभाली थी, ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। एक्सट्रीमिस्ट लीडर के ये लीडर बन के आए, है ना। तो ये और मॉडरेट्स लीडर के अंदर जो थे वो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ऐसे बहुत सारे नाम है जो आप मॉडरेट लीडर के अंदर देखोगे। एक्सट्रीमिस्ट में कुछ चुनिंदा लीडर्स थे जो मेन लीडर्स हुआ करते थे, जैसे लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो गए आपके, अरविंदो घोष होगा उस टाइम पे, ठीक है, या विपिन चंद्र पाल होगा। ये 4-5 लीडर एक्सट्रीमिस्ट लीडर के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। तो ये लीडर्स थे, इन्होंने अपना अपना अलग कर लिया, डिवीजन हो गया। इसी समय में ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया कि डिवीजन है कांग्रेस के बीच में और एक तरफ मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसका फायदा उठाते हुए क्यों ना भारत के अंदर एक एक्ट दे दिया जाए और उस एक्ट से हम इंडियन पीपल को और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एक्ट दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी तो ये अलग से रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे लगातार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कि मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये मांग रहे थे लोग। तो ये डिमांड इन्होंने क्या करी, 1909 में फुलफिल कर दी। क्यों फुलफिल कर दी, क्योंकि इसने क्या करा, एक खाई, एक तरीके से डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी होती है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। कैसे स्ट्रॉन्ग कर दिया बताते हैं आपको। 1909 का जो एक्ट आया उसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट समझ रहे हो आप लोग क्या मतलब होगा? देखो सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ लोगों को दिया गया, जैसे उसके अंदर थे हिंदू जमींदार, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े जमींदार होते थे वो हिंदू जमींदार थे, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। मुस्लिम्स के अलावा हाँ वही बताना, वही पूछ रहा था मैं आपसे, अभी बताता हूँ। ठीक, ऐसे यूनिवर्सिटीज जितनी भी थी, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी प्रोफेसर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन सबको भी दे दी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है जैसे ये मुस्लिम कम्युनिटी है, इस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मान लिया किसी एक प्रोविजन के अंदर 100 पीपल है, 100 पीपल्स हैं यहाँ, ठीक है। 100 पीपल्स में हमने मान लिया जो 70 पीपल्स हैं
वो 70 है हिंदू कम्युनिटी से, ठीक है, और 20 पीपल जो हैं वो है मुस्लिम कम्युनिटी से, और 10 जो रिमेनिंग बचे वो 10 कौन है, वो सिख हैं, वो जैन हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, या वो पारसी, अदर्स जितने भी सारे के सारे हो गए। तो ये 70 लोगों के ग्रुप के अंदर जो 20 लोग हैं, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट इस 70 लोगों के ग्रुप के प्रोविजन को मिला होगा तो उसके अंदर यहाँ से अगर कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होता है इलेक्शन के अंदर, ठीक है, मुस्लिम लीडर अगर कोई इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है, क्या हो गया, वेट, हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, जो मुस्लिम लीडर अगर कोई इस इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है तो ये जो 20 पीपल हैं, ठीक है, तो ये जो 20 पीपल हैं, ये 20 पीपल क्या करेंगे, उस मुस्लिम लीडर को वोट देंगे, और वही 20 लोग उसको वोट दे सकते हैं, ये 70 लोग उसको वोट नहीं देंगे। ये हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना। मतलब अगर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मेंबर इलेक्शन में खड़ा होगा इस प्रोविजन में से, तो इस प्रोविजन में क्या होगा, सिर्फ ये 20 के 20 लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वही सिर्फ अपने लीडर को वोट देंगे, मतलब मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा। ये हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन, जिस कम्युनिटी का वो होगा उस कम्युनिटी के ही वोट उसको मिलेंगे, क्योंकि ये डर होगा वरना कि जो 70 अदर लोग हैं, हिंदूज हो गए या 10 अदर्स हैं, जो वो वोट मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर को नहीं देंगे और इससे मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर हार जाएगा। तो इस वजह से लगातार मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट का रिप्रेजेंटेशन मांग रही थी, और वो 1909 के एक्ट में इनको मिल भी गया सेपरेट इलेक्टोरेट का रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गया सेपरेट इलेक्टोरेट? चलिए, तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो इसने क्या करा, 1909 जवाहरलाल नेहरू ने बोला भी कि भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल या हिंदू मुस्लिम के बीच में अगर किसी ने बहुत बड़ा तरीके से खाई को पैदा किया तो वो 1909 के एक्ट ने किया, और ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी इसके पीछे कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी मूवमेंट्स इंडिया के अंदर हो रहे थे उसमें यूनिटी दिख रही थी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, और जितने भी समुदाय थे वो सब मिलकर लड़ा करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, ये मूवमेंट थोड़े से वीक होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज पर्सनल लेना शुरू कर दी थी, ये सारी प्रॉब्लम्स होना क्रिएट हो गई, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो के बाद में हम लोग लॉर्ड हार्डिंग सेकंड देखेंगे, इनका समय क्या है 1910 से 1916 तक है। तो हमने पहला दिल्ली दरबार पढ़ा था, सेकंड दिल्ली दरबार पढ़ा था, अब ये कौन सा है, थर्ड दिल्ली दरबार, ठीक है। ये तीसरा दिल्ली दरबार था जिसमें जॉर्ज पंचम ने क्या करा, अपने आप को किंग डिक्लेयर किया, किंग डिक्लेयर किया अपने आप को। पहले डे आपको याद है 1877 क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को क्वीन डिक्लेयर किया, उसके बाद में 1903 एडवर्ड 7 ने अपने आप को किंग डिक्लेयर किया। अब नाउ ये थर्ड दिल्ली दरबार के अंदर कौन है, जॉर्ज पंचम अपने आप को किंग डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया था, वो डिफरेंस ये था कि 1877 और 1903 जो दो दिल्ली दरबार हुए, उस दिल्ली दरबार में लंदन के अंदर बैठ के उन्होंने अपने आप को किंग और क्वीन डिक्लेयर किया, लेकिन ये इंडिया आए थे, पहले ऐसे पर्सन थे जो क्राउन प्रिंस थे, वो इंडिया के अंदर आके अपने आप को किंग डिक्लेयर करते। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन था जो इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट लगातार चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट कर रहे थे लगातार ब्रिटिशर्स को, उसके लिए इनको क्या करना पड़ा, इंडिया आना पड़ा, और इंडिया आके इन्होंने क्या करा, जो आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको रिवोक कर लिया, ठीक है, वापस ले लिया बंगाल के पार्टीशन को, कि बंगाल का जो हमने पार्टीशन किया था वो पार्टीशन वैसा नहीं रहेगा। हालांकि पार्टीशन को और ज्यादा तरीके से इन्होंने क्या करा, और गहरा के बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि हम बंगाल के पार्टीशन को वापस लेते हैं, ठीक है। जनता खामोश हो गई, लोग शांत हो गए कि चलिए ठीक है, बंगाल के डिवीजन को वापस ले लेंगे। लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, उसी बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी पड़ते थे, तो इन्होंने बिहार और उड़ीसा को सेपरेट बना दिया और उसका कैपिटल पटना को बना दिया, ठीक है। बिहार और उड़ीसा को सेपरेट करा बंगाल से और उसका कैपिटल पटना को बना दिया, ठीक है। फिर ये रीजन और रीजनल बेसिस पे क्या कर रहे हैं, एक और प्रांत को या प्रोविंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉलिसीज इनकी इस तरीके की रहती थी। इसी समय में क्या हुआ था, 1911 के अंदर कैपिटल जो पहले कैलकाटा हुआ करता था लगा था, वो 1912 में पहली बार कैपिटल किसको बना दिया गया, दिल्ली को, और तब से लेके आज की डेट तक दिल्ली कैपिटल हमारा है, दिल्ली कैपिटल चेंज नहीं हुआ, ठीक। अब 1915 ये सारे होने के बाद में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में महात्मा गांधी का अराइवल होता है इंडिया के अंदर,
कब 1915 के अंदर 9th ऑफ जनवरी 1915। ये 9th ऑफ जनवरी को हम लोग क्यों याद रखते हैं आज के टाइम में? कोई सा डेट सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? गांधी जी जब इंडिया वापस आए थे तो उस डे को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए बोला हुआ है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं 9th ऑफ जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी भारत के अंदर आए थे। खैर, अब महात्मा गांधी के आने के बाद से क्या होता है, मोमेंटम जो जितना भी होता है फ्रीडम स्ट्रगल का, वो बहुत तेजी से चेंज होता है। और बहुत तेजी से इसलिए महात्मा गांधी का प्रोमिनेंट रोल बोला जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पीछे और उनको फ्रीडम दिलाने के पीछे, है ना। तो देखेंगे अभी आप कैसे कैसे मूवमेंट हुए बहुत सारे, और उन मूवमेंट्स के अंदर गांधी जी ने किस तरीके से वर्क किया। ठीक, 1916 से लेके 21 तक कौन आते हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं। इनके टाइम पे क्या होता है, 1916 में इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट होता है। इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट क्या था? होम रूल का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि सेल्फ रूल की बात हो रही है। इंडिया इस कैपेबल है, इंडिया के लोग इतना कैपेबल हैं कि वो इंडिया में रूल कर सकते हैं, हमको ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है। इस टारगेट या एम के साथ में इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू करा गया। इस मूवमेंट को शुरू करने के पीछे 2 लोग थे जिनका इसके पीछे हाथ था। कौन कौन थे? एक थे बाल गंगाधर तिलक और एक थी एनी बेसेंट। यस, यस। अच्छा, तो क्लास के लास्ट में पूछ लेना, अभी हम टॉपिक पहले खत्म कर ले, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, चलिए। तो इंडियन होम रूल लीग, हो सकता है आपको लास्ट तक आंसर मिल भी जाए। ठीक, तो इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तो इसको स्टार्ट करने के पीछे 2 प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन से थे? एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट। इन्होंने इस मूवमेंट को ऑल इंडिया मूवमेंट के फॉर्म में क्रिएट किया। पूना, महाराष्ट्र से लेके बंगाल से लेके बॉम्बे तक हर एक रीजन के अंदर क्या हुआ, इस मूवमेंट को क्रिएट किया गया और बोला गया कि इंडिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो इंडियन गुड्स को ज्यादा मतलब मेंबर्स बनाए, बहुत सारे मेंबर्स बनाए। इसके अंदर बोला जाता है कि 30,000 मेंबर्स इन्होंने बनाए लगभग, और 27,000 मेंबर्स एनी बेसेंट ने बनाए। ऑल इंडिया इन लोगों ने घूम घूम के इन मेंबर्स को बनाया और बोला जितने भी ब्रिटिश गुड्स होती हैं, ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, उनको यूज करना कम कीजिए आप, और किसको यूज करना है? जितनी भी होम मेड गुड्स हैं। ठीक है, इसलिए तो हम लोग होम रूल कर पाएंगे। इसलिए होम रूल मूवमेंट जो था 1916 से लेके लगातार भारत के अंदर चलता रहा। उसके बाद में 1916 का लखनऊ पैक्ट जो हम लोग देखते हैं, लखनऊ पैक्ट बोला जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, 2 पार्टी इस टाइम पे बड़ी पार्टी बन चुकी थी दोनों के दोनों, और इन दोनों के बीच में जो लगातार मतभेद या बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े रहते थे लगातार, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है, लखनऊ के अंदर क्या हुआ है, कांग्रेस का सेशन होता है। उस कांग्रेस सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिलकर काम करने का कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे अब इंडिया की फ्रीडम के लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इन दोनों के बीच में आपस में ये सारी चीजें तय हो जाती हैं। इसको कराने वाला जो लखनऊ पैक्ट बोला जाता है, वो कराने के पीछे जो 2 प्रोमिनेंट लीडर थे उनके नाम आते हैं। एक एनी बेसेंट, कि दोनों के बीच में समझौता इन्होंने कराया एनी बेसेंट ने, और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट, इन दोनों ने क्या करा था, इन दोनों के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपस में क्या सुलह कराया था। ठीक है, और क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट के अंदर जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अलग अलग हो गए थे कांग्रेस के, वो ग्रुप भी आके यहाँ पे क्या होते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो वो ग्रुप और यहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम लीग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन दोनों के बीच में आपस में समझौता हो जाता है। तो ये लखनऊ पैक्ट के अंदर हुआ। इसके बाद 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आता है। अगस्त डिक्लेरेशन ये डिक्लेयर करने आता है कि 1919 में, अभी आप लोग देखोगे 1919 के अंदर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आने वाले हैं। तो ये अगस्त डिक्लेरेशन आके बताता है कि हम कुछ सालों के अंदर भारत के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं, इसलिए अगस्त डिक्लेरेशन किया जाता है। इसके पीछे से इतना लॉजिक था। 1917 चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये सब चंपारण मूवमेंट जिसको बोला जाता है, तो ये चंपारण मूवमेंट को बोला जाता है पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी इंडिया के अंदर आ चुके हैं 1915 के अंदर, और 15 से लेके 17 तक महात्मा गांधी किसी भी पॉलिटिकली
या किसी भी तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हुए। 1915 में इनके एक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनको बोला कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए क्या सिचुएशन इंडिया के लोगों के बीच में है, उस सिचुएशन को सिर्फ 1-2 साल रह के आप ऑब्जर्व कीजिए। तो उन्होंने 1-2 साल पूरी कंट्री के अंदर घूम घूम के जगह जगह जा जाके सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। फिर 1917 के अंदर इनके पास में क्या आया, चंपारण का केस आया। चंपारण का केस आया, चंपारण का केस क्या था कि वहां पे क्या हुआ था, जितने भी इंडिगो ट्रेडर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। इंडिगो ट्रेडर्स का मतलब जो डाई वगैरह होती है क्लोथ्स वगैरह के ऊपर, अगर आप लोग देखते हो तो कपड़े वगैरह होते हैं उनके ऊपर डाई वगैरह होती है, तो इंडिगो की फार्मिंग होती थी उसके लिए डाई बनाने के लिए। तो इंडिगो से प्रॉफिट बहुत ज्यादा था ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स ने सबके लिए कंपलसरी कर दिया था कि जिसके भी लैंड है वो अपने लैंड के ऊपर कम से कम 3/20 पोर्शन पे 3/20 पोर्शन पे अपने लैंड के इंडिगो वहां पे प्रोड्यूस करना कंपलसरी है। ये इन्होंने हर एक पर्सन से, वहां के जो भी फार्मर्स थे उनसे ये बोल दिया। लेकिन ये क्या हुआ, पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स था। एक्सप्लॉयटेशन ऐसे था, पहली चीज तो 3/20 पोर्शन पे इनको इंडिगो को प्रोड्यूस करना था। इंडिगो प्रोड्यूस करने से फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। ऊपर से क्या हो रहा था, जितने लैंड के ऊपर इंडिगो को प्रोड्यूस किया जाता था उतने लैंड के ऊपर आप किसी भी तरीके का कोई अनाज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी भी तरीके कोई सीरियल्स आप यूज वहां पे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे उसके बाद में, अगर आपने एक बार वहां पे इंडिगो प्रोड्यूस कर दिया। तो इनकी फ्यूचर टाइम के लिए वो जमीन जो थी पूरी तरीके से बंजर हो जा रही थी, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन ये अपील करते करते थक गए ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर्स ने इनकी कुछ नहीं सुनी। तो ये गांधी जी के पास में गए और गांधी जी से इन्होंने क्या कहा, चंपारण मूवमेंट को एक तरीके से स्टार्ट करने के बाद गांधी जी ने अनाउंस कर दिया चंपारण सत्याग्रह चलाने को लेकर। तो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, गांधी जी का ये सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ। इसके अंदर, इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, गांधी जी ने बोला पहली चीज तो ये 3/20 पोर्शन का ये कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए। ये कॉन्सेप्ट खत्म करा गया। बाद में इस सब के बीच में गांधी जी को अरेस्ट भी किया जाता है, अदालत भी ले जाया जाता है, बहुत सारे चीजें होती हैं। लेकिन फाइनली क्या होती है कि एक सक्सेसफुल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और गांधी जी की जो भी डिमांड्स थी उन डिमांड्स को मान लिया जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला मूवमेंट इंडिया के अंदर सक्सेसफुल मूवमेंट था। और यहाँ से इंडिगो ट्रेडर्स जो थे, ऐसा मूवमेंट था कि 10 साल के अंदर 10 ईयर्स के अंदर ही अंदर ये जितने भी इंडिगो ट्रेडर्स यहाँ पे थे वो उस रीजन को ही छोड़ कर चले जाते हैं। इंडिगो की फार्मिंग को लेके लोगों से कहते भी नहीं। तो इतना कहीं ना कहीं पावरफुल मूवमेंट हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी एक मिल थी, एक स्ट्राइक, उसकी स्ट्राइक हुई कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री थी, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग काम किया करते थे। उस समय क्या हुआ, प्लेग आया हुआ था। प्लेग वगैरह क्या होता है, जैसे आज के टाइम में महामारी चल रही है, कोविड वाली जो चल रही है, इसी तरीके से उस समय में प्लेग आया हुआ था। तो प्लेग के टाइम पे क्या होता है, बोनस, कुछ जो कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ बोनस वगैरह की मांग करते हैं कि हमारा खर्चा पानी चलने के लिए कुछ ना कुछ हमको बोनस चाहिए। तो ये प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे कहीं ना कहीं। गांधी जी ने इस सिचुएशन को भी देखा जाके और उनको ये कहीं ना कहीं डिमांड जो फार्मर्स की थी वो ठीक लगी कि इनको प्लेग बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड, जैसे आज के टाइम में कोविड है, कोविड के टाइम में सैलरी कटी, बहुत सारी कटी। अब आने वाले समय में लोगों के पास चलाने के लिए नहीं है कुछ, है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बोनस के रूप में उनको रुपया मिलना चाहिए उस चीज से रिलेटेड। तो इन्होंने क्या करा, उसको प्लेग बोनस के रूप में मांगना शुरू किया। यहाँ पे कॉटन वगैरह का वर्क होता था जिन इंडस्ट्रीज के अंदर, उन इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो इसको लेके भी जब इन्होंने डिमांड की तो ये लोग कर रहे थे कि हमको 50% कम से कम बोनस मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने इनको बोला 50% नहीं, आप लोग लगभग 35% इन लोग से डिमांड करो। 35% की डिमांड हुई, गांधी जी की मांग को मान लिया जाता है, डिमांड को फुलफिल किया जाता है और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी एक सक्सेसफुल मूवमेंट होता है। 1918 खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गुजरात में खेड़ा जगह पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रॉप्स है, वो क्रॉप्स का क्या होता है, कई सालों से वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो पैटर्न क्रॉप्स का बहुत गड़बड़ा गया है। वहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो बहुत ही ना के बराबर प्रोड्यूस होती हैं और वो क्रॉप्स कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन टैक्स उनके ऊपर उतना ही लग रहा है जितना वो क्रॉप्स के लिए उनको लैंड मिला हुआ है। तो वो टैक्स से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, गांधी जी के पास में गए और गांधी जी से बोले कि हमको टैक्स नहीं देना किसी भी तरीके का। अगर ये लोग टैक्स नहीं दिया करते थे तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी होती थी, लैंड होती थी, कुछ भी इनके पास में होता था तो उसको ये लोग जब्त कर लिया करते थे, अपने अंडर में ले लिया करते थे। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी चलाया और इस मूवमेंट के अंदर भी गांधी जी
सक्सेसफुल हुए और वहां से जो क्रॉप्स का फेलियर हुआ था उस सब की भरपाई बाद में प्रॉपर्टी सब वापस हुई जिन लोगों की ले ली गई थी, और क्रॉप्स के फेलियर को लेके उनको समय दिया गया कि इतना टाइम है आपके पास में, आप टैक्स पे कर देना बाद में। ठीक है, तो ये लगातार बैक टू बैक गांधी जी के कहीं ना कहीं 3 मूवमेंट सक्सेसफुल मूवमेंट्स भारत के अंदर हुए। ठीक है, उसके बाद 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसकी बात अगस्त डिक्लेरेशन में हुई थी, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भारत के अंदर आ जाते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या करते हैं कि भारत के अंदर आके कुछ और कम्युनिटी को आके सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं, क्योंकि इनको पता लग गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने से डिवीजन लोगों के बीच में हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, सिख्स को, क्रिश्चियंस को, ठीक है, इन लोग को भी आके सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं, और अब ये कम्युनिटी भी सेपरेट इलेक्टोरेट के कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे रूल को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में एक काम और होता है कि डायरकी सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। डायरकी सिस्टम क्या होता है, जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो हम लोग लिस्ट की बात करते हैं कि कुछ लिस्ट होती है, जब आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो इस चीज को पढ़ोगे कि लिस्ट में क्या करा जाता है, सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो इस तरीके की लिस्ट में क्या करा जाता है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर डिफेंस की बात होगी तो डिफेंस किसके अंडर में आएगा, तो डिफेंस को सेंट्रल अपने अंडर में लेती है, सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफेंस की देखभाल करना और डिफेंस को देखना। बात अगर हॉस्पिटल की आ जाती है या हेल्थ की आ जाती है तो ये काम स्टेट का होता है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाता है। अगर एजुकेशन की बात आ जाती है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। कॉन्करेंट का मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे लिस्ट डिवाइड होने का जो रूल आज के टाइम में चलता है, ये डायरकी सिस्टम था। उस समय में क्या करा था, डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और डायरकी सिस्टम को, ये डायरकी सिस्टम प्रोविंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब जो स्टेट वगैरह होती है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ा दिया और गहरा कर दिया, और डायरकी सिस्टम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह यहाँ से लोगों को किस तरीके से देना, ये इन्होंने यहाँ से क्लियर किया। 1919 रॉलेट एक्ट जब आता है, रॉलेट एक्ट की वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े हुए थे। इवन रॉलेट एक्ट रीजन था इस जलियांवाला बाग के पीछे पूरा, है ना। तो रॉलेट एक्ट जब आता है तो रॉलेट एक्ट के अंदर क्या करा जाता है, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, आईपीसी की जो आप सेक्शन देखते हो 144 लगा है, तो 4 लोग एक साथ इकट्ठे होकर कलेक्ट होकर नहीं खड़े हो सकते, अगर खड़े हुए तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है ना। तो ये आईपीसी के अंदर होता था, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। इस टाइम पे क्या किया गया, रॉलेट एक्ट के अंदर, रॉलेट एक्ट के अंदर बोला गया कि अगर किसी पर्सन के ऊपर शक भी है, डाउट है, तो डाउट के बिना पे भी उसको सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा, ना ही उसको किसी भी तरीके की कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ना ही आपको रीजन बताया जाएगा, और जब तक चाहेंगे तब तक उसको अरेस्ट करके रख सकते हैं। ये था रॉलेट एक्ट। इसको बोला गया बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का लॉ, है ना ही तो कोई और एडवोकेट आप इसके अंदर कर सकते थे, ना ही आप इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दे सकते थे, ना ही आप इसके लिए कोई एप्लीकेशन दे सकते थे। जब इनका मन होगा रॉलेट एक्ट के अंदर ये आपको अरेस्ट करेंगे, और जब मन होगा आपको वहां पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये जैसी एक्ट इंडिया के अंदर आया, तो ये इंडिया के अंदर आते ही लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट इसका होना स्टार्ट हो गया। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया बहुत सारे लोगों ने, वो पार्टिसिपेट करते हुए हम लोग इसी से मिला के जलियांवाला बाग में पढ़ लेंगे। क्या हुआ, इसको ऑल इंडिया मूवमेंट बना दिया गया। ऑल इंडिया मूवमेंट क्या हुआ, गांधी जी ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और बोला गया कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होगा। प्रोटेस्ट पहुंचा कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, पंजाब के अंदर जब ये प्रोटेस्ट पहुंचा तो यहाँ पे दो लीडर्स थे आपके, एक थे सत्यपाल मलिक, जो पंजाब से इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वो आपके यहाँ पे दो लीडर थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, ये दो लीडर्स थे जो पंजाब से इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अब पंजाब से जब ये लोग लीड कर रहे थे तो लीड करते टाइम इनको अरेस्ट कर लिया जाता। रॉलेट एक्ट का तो रूल ही था, किसी को भी कभी भी कैसे भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब इनके अरेस्ट का भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया कि आपने हमारे मेन प्रोमिनेंट लीडर को पंजाब के अंदर से अरेस्ट कर लिया। तो वो अरेस्ट जब किया गया तो अरेस्ट करने के लिए एक मीटिंग, कहीं ना कहीं एक मूवमेंट को चलाना है, पूरे मूवमेंट को चलाने के लिए क्या करना है, अब एक मीटिंग या कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर उस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे लीडर्स को छोड़ो,
है ना। तो वो छोड़ने के लिए जलियांवाला बाग एक जगह थी, अमृतसर में जलियांवाला बाग पड़ता है। तो अमृतसर के अंदर बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल का दिन था बैसाखी का। यहाँ पे बहुत सारे लोग कलेक्ट हुए और कलेक्ट होने के बाद में उन्होंने क्या किया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है, इनको जो अरेस्ट किया गया, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो जब इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, वहां पे जनरल डायर ने क्या करा, अंधाधुंध गोलीबारी करना स्टार्ट कर दी। बाहर का एक ही तरफ से गेट था जाने का, उस गेट को क्लोज किया गया और ऑर्डर दे दिया गया कि वहां पर जितने भी पर्सन हैं उनके ऊपर अंधाधुंध गोली या फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसमें छोटे छोटे से बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे, बूढ़े लोग भी थे और भी कई सारे लोग थे। तो वहाँ पे एक कुआं भी बना हुआ था, एक लंबी सी दीवार भी थी, लोगों को जहाँ मिल रही थी, जगह मिल रही थी, वैसे कोई कुएं में कूद जा रहा था, कोई दीवारों पे चढ़ चढ़ के भाग रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग उसके अंदर मार दिए गए। बाद में रिपोर्ट आई जलियांवाला बाग। यस, नहीं बेटा, क्या होता है कि एक तरफ आप पूरे निहत्थे खड़े हुए, आपके पास में किसी भी तरीके का कोई आर्म्स नहीं है। वो लोग साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ वायलेंस करने नहीं गए थे। क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर बोला गया था जब इसका प्रोटेस्ट हो रहा था, तो गांधी जी की पॉलिसी थी कहीं पे भी वायलेंस नहीं करना है, हम नॉन वायलेंस के साथ में ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या करा, गेट बंद करके अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब आप सोचिए, अगर अंदर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के ऊपर 100-200 लोग लगातार फायरिंग करेंगे तो वो तो बच के भागने की कोशिश करेंगे ना, वापस आके बंदूकें तो नहीं छीनने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ था वहां पे, ये प्रॉब्लम हुई थी। तो जब रिपोर्ट आई, ब्रिटिशर्स ने हंटर कमीशन बनाया इसके लिए, इसको चेक करने के लिए कि जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे। जब इसका प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था कहीं ना कहीं, ये अंधाधुंध फायरिंग बिना किसी ऑर्डर के, और आप ऐसे निहत्थे और कमजोर लोगों पे कर दे रहे हो कि जो लोग आपका कुछ कर भी दे रहे, साइलेंटली खड़े हुए थे वहां पे, इकट्ठे हुए थे, और बैसाखी जैसा फेस्टिवल था, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने खड़े हुए थे, है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हंटर कमीशन बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमने जो यहाँ से फायरिंग हुई है उसके अंदर लगभग 376 लोग मारे, है ना, 370 का डेटा है लगभग। तो इन्होंने एक डेटा दिया कि लगभग 376 लोग यहाँ पे मरे हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर ये कहीं ना कहीं पाया गया, और जब इस सारी चीज़ों को लेके इस इंसिडेंट को और ज़्यादा देखा गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 376 नहीं, वो लगभग 1000 लोग थे जो वहाँ पे मरे थे, जिनको मारा गया था, और इससे कई ज़्यादा लोग वहाँ पे इंजर्ड हुए थे। तो ये कांग्रेस की रिपोर्ट आई थी, है ना। तो ये इंसिडेंट जो भारत के अंदर हुआ, अभी जलियांवाला बाग काफ़ी न्यूज़ में भी है, आप लोग देखते ही रहते होंगे न्यूज़, तो उसका पूरा रिक्रिएशन हो रहा है इंडिया के अंदर। अगर आप देखो अमृतसर में, तो रिक्रिएशन हो रहा है जलियांवाला बाग का, उसको वहाँ पे अगर आप न्यूज़ में पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा। तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट जो था, ये इंसिडेंट इसलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पे जान कुर्बान की, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो ये जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो गया। जनरल डायर को अरेस्ट नहीं किया गया। इवन आप लोग को तो गुस्सा आएगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि उनको लंदन में बुला के उनको और सम्मानित किया गया, है ना। जनरल डायर को बुला के लंदन के अंदर सम्मानित किया गया, उनको अवार्ड दिया गया कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है वहाँ पे, है ना। तो उनको इस चीज को लेकर अवार्ड भी दिया गया। इसका प्रोटेस्ट लगातार इंडिया के अंदर चलता रहा, और यही इंसिडेंट था जिसके बाद में इंडियन जो सोच थी फ्रीडम वाली बन गई। अब हमको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए, हम ब्रिटिशर्स के साथ में बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वरना इंडिया के जो माइंड में कहीं ना कहीं चला करता था, वो ये चला करता था, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे वो कहते थे कि हमको डोमिनियन स्टेटस भी दे दो चलेगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता है, मतलब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के फ्री रहे, मतलब हमारे ऊपर कोई राजा रहे, रानी रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लॉ चलाने का अधिकार हमको मिल जाए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में क्या हुआ, अब इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था, हमको फ्रीडम अब पूरी तरीके से चाहिए, हमको ब्रिटिशर्स अपने यहाँ चाहिए। तो ये इंसिडेंट इसलिए चेंज कर देता है मूवमेंट को। इसीलिए क्या होता है 1919 और 20 के मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जलियांवाला बाग का गुस्सा तो लोगों के अंदर था ही था। उसके बाद क्या हुआ, आपको याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट क्या थी? 1914 से लेकर 1919, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ठीक है। ये 14 से शुरू हुआ, 19 में खत्म हुआ।
जब 19 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 19 में जर्मनी और टर्की को ये जो आपकी इंग्लैंड था इसने क्या करा, एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे साइन कराया। और उस ट्रीटी ऑफ वर्साइल का मतलब था कि जर्मनी और टर्की को लिमिटेड पावर दे दी जाएंगी और जितने भी ये लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, जो सारी चीजें उन पे हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। ये खतरा इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, ये खतरा उनको दिखा। वो टर्की को मानने वाले, इंडिया के अंदर जितने मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे तो खिलाफत चली आती थी मुस्लिम समुदाय में, पैगंबर मोहम्मद साहब से लेके लगातार खिलाफत चली आती थी। मतलब कोई मुस्लिम लीडर पूरे वर्ल्ड में एक रहा करता था, तो वो टर्की के अंदर रहता था। तो इन्होंने क्या करा था, वो खिलाफत भी उसके अंदर खत्म करने की बात की कि अब कोई खलीफा नहीं होगा, ठीक है, मुस्लिम लीडर नहीं होगा। तो इस खिलाफत को टर्की से छीनने की कोशिश की, इसलिए भारत के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या करा, खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया। अब इस खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट मिला इन लोगों को ऑल इंडिया, ठीक है। जो मुस्लिम्स नहीं थे, नॉन मुस्लिम्स थे जितने भी, वो सारे लोगों ने भी आकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? एक तो गुस्सा जलियांवाला बाग का था, दूसरा रीजन पता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट है, और तीसरा रीजन ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट करना ही था। ये चीज पहले ही हो चुकी थी, गांधी जी ने अनाउंस कर दिया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब हम बिल्कुल भी आपका किसी भी तरीके से कॉपरेशन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे किसी भी हालत में, नहीं हम आपकी कोई गुड्स यूज करेंगे, ना ही किसी तरीके की सर्विसेज हमको आपसे चाहिए, आप यहाँ से बस जाइए। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे 1920 में स्टार्ट। तो गांधी जी ने इन दोनों मूवमेंट को क्या करा, आपस में मर्ज कर दिया, और ये दोनों मर्जर फॉर्म में एक तरीके से 1922 तक लगातार चलते रहे। अब इन मूवमेंट ने क्या करा, एक गांधी जी का हमेशा फॉर्मूला था नॉन वायलेंस। आप साइलेंट मोड पे रह के अपने वायलेंस के मतलब वायलेंस पे नहीं जाना है, साइलेंट मोड पे रह के अपने प्रोटेस्ट को आप दर्शा सकते हो, बैठ के चुपचाप अपने प्रोटेस्ट को कर सकते हो, लेकिन वायलेंस नहीं करना है किसी तरीके का। लेकिन हुआ क्या, ये 1920 तक जब मूवमेंट चलता चला जा रहा था, तो इस समय में क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा गोरखपुर जगह आप लोगों ने सुनी है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर। तो गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह पड़ती है, यहाँ पे एक चौकी थी, चौकी का मतलब समझते हैं आप लोग, थाना छोटा सा, ठीक है। तो वो क्या था, वहां पे कई सारे पुलिस वाले वहां पे जो थे ब्रिटिशर्स थे। उन ब्रिटिशर्स को क्या करा, यहाँ पे जाके जो लोग खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जाके गोरखपुर की चौकी के ऊपर, चौरी चौरा के ऊपर अटैक किया। और अटैक करके बोला जाता है लगभग 26 पुलिसमैन जो थे, उन पुलिसमैन को वहां पे जाके मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया, मार दिया उन लोगों को। अब वो मारने की वजह से क्या हुआ, इस गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं था, गांधी जी ने क्या करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हो जाता है यहाँ से, और मूवमेंट जो भी भारत के अंदर चल रहे थे वो मूवमेंट रुक जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं फिर से डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं कि कुछ लोग मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे और कह रहे थे इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, आपको मूवमेंट खत्म नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग गांधी जी के भी फेवर में आ जाते हैं कि वायलेंस हुआ है इसलिए मूवमेंट को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ है और आगे चल के और इंसिडेंट भी हो सकते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट के केस में गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, यस यस यस, अटैक ये था, एक पूरी तरीके से एंगर था, ठीक है, गुस्सा थी इनके अगेंस्ट में, और बस उसी गुस्सा को निकालने के लिए इन्होंने क्या करा, ये देखा कि सारे के सारे गोरे बैठे हुए हैं, ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं इस चौकी के अंदर है, तो इन्होंने उस एंगर को निकालने के लिए बस अटैक किया, और अटैक करते इन लोगों को मार दिया। इवन यहाँ पे आग लगा दी थी, बर्न कर दी थी चौकी पूरी की पूरी, तो वैसे लोगों को मार दिया गया था, ठीक है, सिर्फ एक एंगर को निकालने के लिए। क्योंकि ये लोग भी क्या करते थे, टाइम टू टाइम इंडियन लोगों को टॉर्चर किया करते थे, तो शायद उस गुस्सा को निकालने के लिए ये इंसिडेंट को हुआ। लेकिन हुआ वायलेंस, इसलिए गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन होती है। स्वराज पार्टी क्या हुआ, कांग्रेस से थोड़ी सी हट के पार्टी बनी। कांग्रेस क्या कर रही थी, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। स्वराज पार्टी ने क्या बोला, हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो इलेक्शन प्रोविंसेस वगैरह भारत के अंदर हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह, काउंसिल के जो मैंने आपको बताया था, काउंसिल में मेंबर्स हुआ करते थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं आया करते थे। तो ये स्वराज पार्टी ने अपने आप एक पार्टी बनाई। कौन कौन था इसका मेंबर, CR चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू,
ये दोनों लोग इसके मेंबर बने, इन्होंने इस पार्टी को बनाया और बोले हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो हमको डायरेक्ट घुसना ही पड़ेगा। अगर हम उनकी रैक तोड़ना चाहते हैं तो उस रैक को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं के बीच में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके मतलब पार्लियामेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वराज पार्टी उसके बाद में पार्लियामेंट में चली भी जाती है, इलेक्शन होते हैं उसके बाद में ये जीत भी जाते हैं। 1925 में एक और इंसिडेंट होता है 9 अगस्त में, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, या इसको काकोरी ट्रेन डकैती भी बोलते हैं। जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स टाइप के लोग थे, ठीक है, जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के लोग थे, उन्होंने क्या करा, काकोरी से कहीं ना कहीं ट्रेन चल, जैसे काकोरी लखनऊ से पहले ही आपका एक स्टेशन पड़ता है, तो उस स्टेशन से ट्रेन चल के जा रही थी। तो ट्रेन के अंदर ब्रिटिशर्स जितनी भी गुड्स थी उसके ऊपर अटैक करके उन्होंने क्या करा, सब लूट ली, सब लूट के अपने पास में रख ली। उसमें कौन कौन था, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे के सारे लोग काकोरी रेल इंसिडेंट के कहीं ना कहीं बाद में दोषी पाए गए और इनको इसको लेके पनिशमेंट भी मिली। ठीक है, काकोरी रेल ट्रेन इंसिडेंट हुआ। लॉर्ड इरविन उसके बाद में आते हैं। लॉर्ड इरविन का आप टाइम देखोगे 26 से 31 तक का है। इस समय में क्या हुआ, बटलर कमेटी बनी। बटलर कमेटी आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए आई थी। जो प्रिंसली स्टेट्स भारत के अंदर थे, वो प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो नवाब, राजा, महाराजा या जो भी वहाँ के रूलर हुआ करते थे, उन रूलर के ब्रिटिशर्स के साथ में कैसे रिलेशंस है, उस रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ जज करने के लिए बटलर कमेटी आई। साइमन कमीशन 1928 के अंदर आया और वो कहलाया ऑल वाइट कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे, अभी तक ये लोग क्या करते थे, कुछ इंडियन मेंबर्स को रखना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, लेकिन ये कमीशन आया सिर्फ और सिर्फ सारे इसके अंदर वाइट, कोई भी इंडियन को इन्होंने नहीं रखा। ऑल वाइट होने की वजह से इसका प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इस प्रोटेस्ट को इतने हाई लेवल पे किया गया कि ये मास मूवमेंट बन गया पूरी तरीके से। इस मास मूवमेंट के अंदर लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, जो भी हम लोग ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर में इनको पढ़ा था, तो लाला लाजपत राय को प्रोटेस्ट करते समय क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की क्या होती हैं, लाठी लग जाती है, वो स्टिक लगती है और लाठी लगने के बाद में ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होने के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। इससे जनता और ज़्यादा भड़क जाती है, जो पीपल थे वहाँ के और ज़्यादा भड़क जाते हैं और मूवमेंट को और इसके अगेंस्ट में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है कि हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको पार्लियामेंट और संसद के अंदर किसी भी तरीके से अपना कंट्रोल चाहिए। उसको लेके बनती है एक नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस लखनऊ के अंदर होती है, वहाँ पे नेहरू रिपोर्ट बनती है। नेहरू यहाँ पे मोतीलाल नेहरू हैं। कौन है? मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू। इनके अंडर में एक नेहरू कमेटी रिपोर्ट बनती है और नेहरू कमेटी रिपोर्ट का अंदर ये बोला जाता है कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए नेहरू रिपोर्ट एक तैयार होती है, एक छोटी सी रिपोर्ट है, मिनी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है इसके अंदर कि अगर इंडिया को रूल मिल जाता है तो इंडिया रूल कैसे कैसे करेगा। इस रिपोर्ट को क्या करा जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट करने वाले कौन कौन होते हैं? मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर देती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं और ब्रिटिशर्स तो इसको रिजेक्ट कर ही देते हैं। ये रिजेक्ट हो जाती है नेहरू रिपोर्ट, तो इसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस आगे क्या है, टल जाता है, ठीक है, पोस्टपोन हो जाता है। उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन होता है। लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट फ्रीडम का नारा देते हुए जवाहरलाल नेहरू इस सेशन को करते हैं और इस सेशन के अंदर 31 दिसंबर 1926 के अंदर इंडियन फ्लैग को क्या करा जाता है, रावी रिवर जो है आपकी, ठीक, रावी रिवर आपकी कहाँ पड़ती है? जो लाहौर और पाकिस्तान के नीचे का पूरा रीजन है वहाँ पे। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं आपके, वो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इंडियन फ्लैग को फहरा देते हैं पूरी तरीके से और कहते हैं इंडिया फ्रीडम ले रहा है, ये अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देते हैं और डेट डिक्लेयर कर देते हैं कि 26 जनवरी 1926 से लेके हर साल हम लोग इंडियन फ्रीडम के रूप में मनाया करेंगे। इंडियन फ्रीडम हम लोग ने डिक्लेयर कर दी कब? 26 जनवरी 1926। इसलिए आपने देखा होगा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने की डेट क्या है? 1926, ठीक है, 26 जनवरी को ही हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ हमारा रिपब्लिक डे, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 12 मार्च 1930 के अंदर क्या होता है, डांडी मार्च स्टार्ट हो जाता है।
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अनाउंस किया जाता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब है कि कंप्लीट फॉर्म में पूरी ऑल इंडिया जो है ब्रिटिशर्स जो भी कहेंगे हम नहीं मानेंगे, डिसओबे करेंगे उनको पूरी तरीके से। वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑल इंडिया मूवमेंट बनाया गया। उसको बनाने के लिए दांडी मार्च शुरू की गई। दांडी मार्च शुरू करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या करा, साबरमती आश्रम, गांधी जी ने साबरमती आश्रम खोला हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट करके इन्होंने क्या करा, दांडी, दांडी जगह गुजरात के अंदर पड़ती है आप, ठीक है, तो गुजरात के अंदर इन्होंने क्या करा, इस दांडी मार्च को स्टार्ट किया और कई किलोमीटर की, लगभग 350 350 किलोमीटर, ठीक है, ये अप्रॉक्स किलोमीटर्स में है, तो ये 350 किलोमीटर्स की इन्होंने क्या करा, एक पद यात्रा की, ठीक है, पैदल चले यहाँ से यहाँ तक, कई सारे लोगों को कलेक्ट किया, लगभग 1000 लोग इनके साथ में थे, और वहाँ पे जाके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। अब ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का मतलब ये है कि पहले सॉल्ट लॉ बनाया गया था तो उसके अंदर कोई भी इंडियन सॉल्ट वहाँ से प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, ठीक है, सी से जाके या रिवर से जाके वो क्या कर सकते थे, सॉल्ट नहीं ले सकते थे, खुद नहीं बना सकते थे, ब्रिटिशर्स उनसे बनवाएंगे तभी वो उसके ऊपर। तो इन्होंने कहा सॉल्ट का अधिकार हमको होना चाहिए, राइट हमको होना चाहिए, हम सॉल्ट खुद बनाएंगे। तो इन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और सॉल्ट लॉ ब्रेक करके डिक्लेयर क्या कर दिया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पूरे भारत के अंदर चलेगा, ठीक है। 1929 में क्या हुआ, दीपावली डिक्लेरेशन आ जाता है। दीपावली डिक्लेरेशन के अंदर बोला जाता है कि चलो इंडिया को हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार देते हैं, आप एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का बना सकते हो और रिप्रेजेंटेशन आपका जो भी होगा असेंबली के अंदर हम आपका रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ये था दीपावली डिक्लेरेशन के अंदर कुछ बातें, ठीक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में दांडी मार्च के बाद स्टार्ट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने 3 कॉन्फ्रेंसेस की, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक हॉल के अंदर टेबल्स पड़ी हुई, बीच में चारों तरफ चेयर्स लगे हुए हैं, उन चेयर्स के ऊपर प्रोमिनेंट लीडर्स जितने भी कंट्रीज के होते थे वो आया करते थे। उसके अंदर इंडिया को भी इनवाइट किया गया। इंडिया में जो इनवाइट किया जाएगा वो किसको इनवाइट किया जाएगा, जो भी प्रोमिनेंट लीडर होंगे। जैसे मुस्लिम लीग एक तरफ चल रही है, ठीक है, एक तरफ कौन चल रही है, कांग्रेस चल रही है, और अंबेडकर इस टाइम के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, तो BR अम्बेडकर को भी इन्वाइट किया जाता है। ऐसी कई सारी पर्सनैलिटीज़ को उस टाइम पे इन्वाइट किया जाता है। कांग्रेस पूरी तरीके से मना कर देती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को, क्योंकि उनको पता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का मतलब है यही सब बातें होंगी कहीं ना कहीं कि डोमिनियन स्टेटस ले लो आप, पार्शियल फ्रीडम ले लो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। लेकिन कांग्रेस का अब सीधा मोड क्या था कि हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट हुआ इस समय में, आगे चल के आप देखोगे गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इन्होंने क्या करा, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया पूरी तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, इरविन इस टाइम के वाइसराय थे और गांधी जी के साथ में इनका एक पैक्ट होता है। तो कुछ पैक्ट के ऊपर गांधी जी इनके साथ में समझौता करते हैं, क्योंकि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में सेकेंड वाली के लिए इन्वाइट करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं हम फिर से नहीं आएंगे, हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहिए। तो ये इरविन के साथ में कुछ समझौते करते हैं, कुछ पैक्ट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कहीं ना कहीं डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स को आपने अरेस्ट करके रखा है, उन फ्रीडम फाइटर्स को सारे आप छोड़िए, है ना। भारत के अंदर जो लिक्योर जो चीज़ें होती हैं, शराबबंदी कीजिए, जिससे लोग कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं। ऐसी चीज़ों, सॉल्ट लॉ जो आपने बनाया था उस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया है हमने, तो उसको कंटिन्यू करिए। अब हम लोग सॉल्ट को खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। ये सारे ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हुए गांधी इरविन पैक्ट में। गांधी को इरविन ने भरोसा दिलाया कि हम आपके सारे के सारे प्रोविज़न मानने को तैयार हैं, लेकिन आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आइए। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपने चलाया हुआ है इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। जब इतनी सारी बातें इरविन ने मानी थी तो वो सारी बातें गांधी जी ने भी मान ली कि ठीक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम वापस ले लेंगे। गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन इरविन ने इनकी बातों को नहीं माना और इरविन ने पूरी तरीके से बाद में जाके बातों को खारिज कर दिया। गांधी जी तो रेडी हो गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन कांग्रेस ने मना किया। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, अब ये फेल हो गई पूरी तरीके से क्योंकि इरविन ने इनकी बातों को नहीं माना था। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है 1933 के अंदर। ठीक है, अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक तरफ चलता रहेगा। दूसरी तरफ क्या हुआ, 1932 में कम्युनल अवार्ड आ गया। कम्युनल अवार्ड के अंदर, या इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड बोला जाता है, इसने प्रॉब्लम क्या क्रिएट की, एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही इसने दो कम्युनिटी में उनको डिवाइड करने का पॉलिसी करी गई ना कहीं। ये डिप्रेस्ड क्लासेस जो थे, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को इसने अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया। जो सेपरेट इलेक्टोरेट अभी तक सिख्स को, मुस्लिम्स को या अलग अलग कम्युनिटी को
मिला था, इसने हिंदू कम्युनिटी के अंदर दो सेक्टर को डिवाइड कर दिया। एक तो मेन प्रोमिनेंट जो अपर कास्ट के हिंदूज हैं, दूसरे डिप्रेस्ड क्लासेस जो SC या ST बिलोंग करते हैं, उनको अलग से इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ठीक है, इसको कम्युनल अवार्ड बोला गया बुरी तरीके से। गांधी जी ने बहुत बुरी तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया, गांधी जी बिल्कुल फेवर में नहीं थे, लेकिन इसको लाने के पीछे रीज़न ये था कि BR अम्बेडकर लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे। जैसे मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की, इसी तरीके से BR अम्बेडकर लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे, तो इसको लाया गया। लेकिन बाद में गांधी जी ने बहुत समझा के, गांधी जी इस टाइम पे जेल में थे, यरबदा जेल में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की वजह से। तो गांधी जी से क्या करा जाता, गांधी जी बहुत अपील करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं हंगर स्ट्राइक कर देते हैं जेल के अंदर। उस वजह से फाइनली क्या होता है कि गांधी जी अपना हंगर स्ट्राइक भी करते हैं टिल डेथ तक के, कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक कुछ खाएंगे भी नहीं। इसलिए अम्बेडकर कहीं ना कहीं मजबूर होकर एक पूना पैक्ट साइन करते हैं गांधी जी के साथ में, और उसमें डिप्रेस क्लास को जो अलग से रिप्रेजेंटेशन मिला है उसको कैंसिल होने की डिमांड उठती है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, 1932 में तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है। 1934 में ये कांग्रेस सोशलिस्ट CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। इसको बनाने वाले जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। आपको ये फैक्ट याद रखना है इसके अंदर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ये आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था पूरा आपका। 1935 के ही एक्ट से हमने ज़्यादातर प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए, बहुत सारे प्रोविजंस हमने यहाँ से लिए। ठीक है, 1936 के अंदर ऑल किसान सभा बन जाती है। ठीक है, सहजानंद सरस्वती इसको बनाने वाले लीडर थे। तो ऑल किसान सभा, जैसे आज के टाइम में फार्मर्स यूनियन वगैरह है, तो फार्मर्स के राइट्स को लेके क्या होती है, एक ऑल किसान सभा यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में 36 से 44 तक, यस 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 यस, द टाइम इज ओवर। ठीक है, बस 5 मिनट रुक जाओ, हमने बोला था ना आज टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। और कितने टाइम से शुरू किया था क्लास, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। हाँ, फिर अभी तो कहाँ 1 घंटा हो गया, अभी तो 10 मिनट भी बाकी हैं, लीगली भी 10 मिनट बाकी हैं, कम से कम 1 घंटा तो दे दो। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो, फ्रीडम मिलने वाली है, आज़ादी मिलने वाली है, जश्न होने वाला है आप लोग के लिए। ठीक, तो 1936 से लेके 44 तक में लॉर्ड लिलिथगो आते हैं। और ये देखिए इसके समय में क्या होता है, पहली बार जनरल इलेक्शंस होते हैं। जैसे इलेक्शन आज के टाइम में होते हैं आप लोग के सामने, वैसे इलेक्शन उस समय में पहली बार इंडिया के अंदर हुए। इलेक्शंस की राइट भारतीयों को दे दी गई थी। अब इस इलेक्शन के अंदर उस समय पूरे इंडिया के अंदर 11 प्रोविंसेस थे। कितने? 11 प्रोविंसेस थे। उन 11 प्रोविंसेस में से मुस्लिम लीग भी लड़ रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लड़ रही है, और कुछ रीजनल पार्टीज भी बन गई थी उस टाइम पे, वो रीजनल पार्टीज भी लड़ रही है इन 11 प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 11 प्रोविंसेस में, अब ये जो इलेक्शन होते हैं मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दोनों मिलके लड़ते हैं, आपस में गठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन करके ये दोनों पार्टी लड़ती। होता क्या है कि इसमें से 8 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस सीधी सीधी अपनी सरकार बना लेती है, अपनी गवर्नमेंट बना लेती है 8 सीटों पे। और उसमें से जो 3 बची आपकी, वो 3 सीट्स कौन ले जाता है, वो रीजनल पार्टीज ले जाती हैं। मुस्लिम लीग को कोई भी सीट नहीं मिलती है, नॉट अ सिंगल सीट, मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिलती है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि मुस्लिम लीग यहाँ से कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, खफा हो जाती है, और उसकी वजह से ये कांग्रेस से अपने सारे समझौते गठबंधन ख़त्म कर देते हैं। और यहीं से शुरू हो जाता है पाकिस्तान की डिमांड। जो पाकिस्तान की डिमांड है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 नेशन थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर, तो वो 1937 से स्टार्ट हो गई थी। इसी के बाद में 1940 में क्या होता है कि इनका एक अलग से मुस्लिम लीग का सेशन होता है। उस सेशन के अंदर ये लोग सीधा वर्ड यूज़ कर देते हैं, पाकिस्तान हमको चाहिए। तो 1940 से पहली बार पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, अभी आप लोग देखो। यस, ये बेटा 1933 में सजेस्ट किया था पहली बार, चौधरी रहमत अली नाम था उनका। ठीक है, चौधरी रहमत अली नाम था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था वो बंदा, जिसने पाकिस्तान वर्ड सजेस्ट किया था। इसी को इन्होंने अडॉप्ट किया 1940 में और बोला कि पाकिस्तान हमको एक नया नेशन चाहिए। ठीक, तो देखिए इसके बाद में 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की भी फॉर्मेशन हो जाती है।
इसमें सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन करते हैं। ये अलग से एक अपना ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए अपना ऑर्गेनाइजेशन अलग से बना रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से ये रिजाइन कर देते हैं। पहले ये कांग्रेस के लीडर रहते कि गांधी जी से कुछ मतभेद की वजह से, कुछ आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस की वजह से ये क्या करते हैं, कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और अपने एक ब्लॉक की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये बताया आपको 1939 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। इस समय कांग्रेस रिजाइन कर देती है। ये जो 8 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस जीती थी, इन्होंने क्या करा, हर जगह से रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद में क्या होता है कि सारी जगह से रिजाइन के पीछे रीजन क्या होता है कि जितने भी इंडियन सोल्जर्स होते हैं, इंडियन लोग होते हैं, ये वर्ल्ड वॉर के अंदर उन लोगों को घुसा देते हैं। इंडिया को तो कोई लेना देना नहीं था वर्ल्ड वॉर में, इंडिया इन्वॉल्व भी नहीं था, लेकिन इंग्लैंड के जितने लोग थे वो इन्वॉल्व थे। तो ये इंडियन पीपल्स को भी उसके अंदर घुसा दिया करते थे वॉर लड़ने के लिए। इसलिए कांग्रेस ने क्या करा, यहाँ से रिजाइन कर दिया। यहीं पे क्या हुआ, 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन, इसके बाद जो हम लोग ने की थी सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड उठ जाती है। 1940 में आता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के अंदर क्या बोला जाता है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब आप स्टेटस ले लो, फ्रीडम ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, सारे लॉज बनाओ, भारत के अंदर रूल करो, लेकिन किंग या क्वीन हमारी रहेगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे देंगे लेकिन रियल पावर हमारे ही हाथ में रहेगी। इसको लेके ये लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनको ले जाना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन इसको लेके मना कर देती है कांग्रेस। इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती है, साथ में मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी ने इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया और इस सत्याग्रह के अंदर इन्होंने 2 लीडर को चूज किया। ये पूछ लेता है आपसे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट करने वाला कौन कौन था, तो आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, ये लीडर्स थे कुछ जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह अगर पूरे ग्रुप के अंदर लोगों को अलाउ नहीं करेंगे ये लोग कि पूरा मास मूवमेंट हो सके, तो हम जो सत्याग्रह करेंगे वो इंडिविजुअली करेंगे। 4-5 लोग, 1 लोग, 2 लोग, हर बंदा फ्री है इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के लिए। ये स्टार्ट हुआ 1940 के अंदर। क्रिप्स मिशन आता है इंडिया के अंदर। क्रिप्स मिशन क्या करता है, इसको गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला गांधी जी ने कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर भी बोला जाता है कि हम इंडिया को फ्रीडम दे देंगे, लेकिन अभी इंडिया क्या करे, हमारा सपोर्ट कर दे वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो गांधी जी ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये फिर से डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। 1942 में आज़ाद हिंद फौज बनती है। आज़ाद हिंद फौज को बनाने वाले मोहन सिंह थे। बाद में जाके 1944 के अंदर सुभाष चंद्र बोस इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो रही है, इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो रही है। यही जो सिंगापुर और जापान के लिए बनी थी, और उसी के बाद से ये केस हमेशा उलझा रह गया कि सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ था, कि सुभाष चंद्र बोस उस समय उनकी डेथ हो गई थी या नहीं हुई थी। ये हमेशा एक पहेली बन के रह गया कहीं ना कहीं, ठीक है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, लास्ट मूवमेंट जो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। यहाँ मतलब आप पूरी तरीके से इंडिया को छोड़ो, अब हमको कुछ नहीं सुनना, किसी भी तरीके के कोई भी प्रोविजंस आपके नहीं मानने, अब आपको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। गांधी जी ने ये मूवमेंट शुरू किया, ये मूवमेंट ऑल इंडिया मूवमेंट बन गया, और इसके अंदर गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, डू और डाई, ठीक है। डू और डाई का मतलब वायलेंट मूवमेंट नहीं था, डू और डाई का मतलब करो या मरो से ये मतलब था कि मतलब हमको फ्रीडम लेना है, और फ्रीडम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप प्रोटेस्ट पे बैठे होगे, और प्रोटेस्ट के टाइम पे अगर ब्रिटिशर्स आपके ऊपर लाठी चार्ज करें, मारें, आपको कुछ भी करें, तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो डू और डाई का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहाँ से आया, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। लास्ट आपके जो वाइसरॉय हैं कौन है, लॉर्ड वेबल, लास्ट नहीं इवन सेकंड लास्ट है। 1944 से 1947 तक ये वाइसरॉय है। इनके समय में 1944 में CR फॉर्मूला आया, ठीक है। सी राजगोपालाचार्य जो हम लोग ने एक बार बात की थी, उन्होंने फॉर्मूला दिया, और ये फार्मूला क्या था, इस फार्मूले के अंदर बोला गया इंडिया को फ्रीडम दीजिए आप, और फ्रीडम के लिए इन्होंने कुछ फार्मूलेज रखे, कुछ पॉलिसीज़ बताई कि ऐसे ऐसे फ्रीडम, उनको हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये प्रोविजन, ये जो प्रोविंसेस हैं हम इन प्रोविंसेस के अंदर ऐसे ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे, कहाँ पे कौन से रीजन को हम कैसे डिवाइड, ये बहुत सारे प्रोविजंस इन्होंने इस फार्मूले के अंदर दिए। तो 1944 में CR फॉर्मूला है। 1946 कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर आता है, और ये कैबिनेट मिशन के अंदर बोला जाता है कि कांग्रेस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फ्रीडम है। यहाँ कांग्रेस को क्या है, फ्रीडम दे दी जाती है इंडिया के अंदर कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया हमारे सामने। तो कैबिनेट मिशन को कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी कर देते हैं। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग सेलिब्रेट करती है। मतलब डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हमको आज़ादी चाहिए। आज़ादी के लिए ये लोग पाकिस्तान की जो डिमांड कर रहे थे ये उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे, और पूरे भारत में प्रोटेस्ट होने की वजह से बहुत बुरी तरीके से मुस्लिम हिंदू दंगे वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ये 16 अगस्त 1946 जाना जाता है डायरेक्ट एक्शन डे की तरह। ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे गांधी जी ने डू और डाई करा, इन्होंने उसको डायरेक्ट एक्शन डे का नाम दिया। ठीक, सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कई प्रोविंस, जितने भी प्रोविंसेस होते हैं वहाँ से सेलेक्ट होके क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स आते हैं और उन मेंबर्स को पार्लियामेंट के अंदर सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन या वहाँ पे इनको मेंबर बना दिया जाता है। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट अब इंडिया की गवर्नमेंट बन गई है, जिसमें सिर्फ इंडियंस होंगे, कोई भी फॉरेनर नहीं होगा। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाती है। वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास में है। ठीक है, 20 फरवरी 1947 एटली प्लान आता है, और एटली प्लान डिक्लेयर कर देता है इंडियन इंडिपेंडेंस को। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम 1947 में ही आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक, लास्ट जो आपके लॉर्ड हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइसराय 1947 से 48 तक। 3 जून को इनकी माउंटबेटन प्लान आता है, और माउंटबेटन प्लान में ये क्या करते हैं कि जुलाई 1947 के अंदर हम क्या करेंगे, कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे और कंप्लीट फ्रीडम इंडिया को दे देंगे। मुस्लिम लीग से भी कहीं ना कहीं बात की जाती है और कांग्रेस से भी बात की जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की डिमांड उठा रही थी। तो इसमें क्या होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन जाता है 1947 के अंदर, और इसको एसेंट या इसको परमिशन मिल जाती है 18 जुलाई 1947 को, और इसको अडॉप्ट कब किया जाता है, 14 अगस्त और 15 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान एक नेशन बन जाएगा, और 15 अगस्त इंडिया एक नेशन बन जाएगा। इसलिए हमेशा पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस मनाता है, और हम लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस मनाते हैं। अभी आपको पता ही है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी रहते हैं, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, और ये 1948 तक आपके वाइसराय रहते हैं। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जिनका भी CR फॉर्मूला भी पढ़ रहे थे हम लोग, तो ये 1948 से लेके 1950 तक, जब तक भारत रिपब्लिक नहीं हो गया तब तक ये क्या करते हैं, इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल रहते हैं, इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी पोस्ट को 1950 में रिपब्लिक इंडिया के होने के बाद ख़त्म कर दिया जाता है, और अब जो पोस्ट होगी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे पोस्ट होना शुरू हो गई, कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से कि प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, गवर्नर होगा, और CM जगह जगह पे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करेंगे। तो ये हुआ आपका पूरी तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एंड। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है, फ्रीडम के बाद में ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी खत्म। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए।